आजमगढ़ के सियासी समीकरण, आजमगढ़ का गणित और आजमगढ़ की जमीन की लड़ाई क्या है, ये मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश लाल यादव साहब, निरहुआ जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज आपने, दिनेश लाल यादव साहब, आज आपने नामांकन भर दिया और सामने चुनौती के रूप में मुलायम परिवार से धर्मेंद्र यादव, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? देखिए, यहाँ पे जब पिछली बार चुनाव में हम लोग आए थे और यहाँ लड़ने के लिए अखिलेश यादव जी आए थे, तो उस समय मैं आजमगढ़ से एक ही बात कहता था कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री के चुनाव में अखिलेश यादव जी महागठबंधन बना करके और किस लिए लड़ रहे हैं ये मेरे समझ के परे है, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने और वही हुआ। पूरे देश ने प्रचंड बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और अखिलेश यादव जी जो महागठबंधन बना के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे थे वो बुरी तरह फेल हुआ और उनको 3 साल में ही आजमगढ़ छोड़ के जाना पड़ा जी। तो आजमगढ़ जब छोड़ के वो गए तो आजमगढ़ की जनता को भी ये समझ आया कि हाँ, ये बात तो सही थी, ये प्रधानमंत्री का चुनाव था और हम लोगों ने गलती किया और अखिलेश यादव जी के बातों में आकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं दिया। तो अब भगवान ने एक अवसर दिया है कि खुद ही अखिलेश यादव जी छोड़ के चले गए हैं। अब यहाँ के लोग कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार से जुड़ करके और आजमगढ़ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। लेकिन निरहुआ जी, ये बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव हो, उसमें तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो ऐसे में डर नहीं लगता आपको कि एक बार फिर से इतना बड़ा रिस्क आपने उठा लिया है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ले ली है, या पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी को भी ऐसे ही जिम्मेदारी नहीं देती है। पहले वो देखती है, परखती है कि हम जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं वो लोगों के लिए कितना काम कर रहा है। तो जब हम लोग चुनाव लड़े थे, चुनाव में हम हार गए, अखिलेश जी की जीत हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया और हम और हमारी टीम लगातार आजमगढ़ में लगी रही और 5 विधानसभा के सभी बिंदुओं को हम लोगों ने रखा, देखा कहाँ पे क्या दिक्कत है, लोगों के बीच जाके जाना और एक एक समस्या को हम लोगों ने महाराज जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। तो जब अखिलेश यादव जी छोड़ के गए तो पार्टी ने देखा, पूजनीय महाराज जी ने देखा कि जब ये हारने के बाद भी इतना काम आजमगढ़ से ला करके यहाँ पे रख रहा है कि यहाँ ये चाहिए, यहाँ पुल चाहिए, यहाँ विश्वविद्यालय चाहिए, तो अगर आजमगढ़ की जनता वहाँ कमल खिलाती है तो फिर ये आजमगढ़ के लिए और अच्छा काम कर पाएगा। तो इसलिए ही मुझे दोबारा यहाँ भेजा गया। अच्छा, ये बताइए, जो बसपा के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, आपकी लड़ाई किससे, उनके साथ है या सपा के साथ है, बसपा के साथ है? कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? मैं मानता हूं कि इस बार जो लड़ाई है वो बराबर की है। गुड्डू जमाली जी भी बहुत अच्छा लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव जी भी बहुत अच्छा लड़ेंगे और हम लोग भी पहले लड़ के बता चुके हैं कि हम भी बहुत अच्छा लड़ेंगे। तो लड़ाई तो बहुत अच्छी होगी। अब इसमें जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में, क्योंकि लड़ाई बराबर की है। अब इसमें जनता को फैसला करना है, आजमगढ़ को फैसला करना है कि उनको फिर से सरकार के विरोध में ही रहना है या सरकार के साथ जाना है, कमल खिलाना है और आजमगढ़ का भाग्य जगाना है। अब ये जनता तय करेगी। जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले
दिनेश लाल यादव साहब, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं कई दशकों से। उनकी राय मैं आपको जरूर सुनवाना चाहूंगा, दर्शकों को भी सुनवाना चाहूंगा। प्रदीप जी, निरहुआ हमारे साथ मौजूद है। 19 में भी इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था और देखिए अभी 22 में दोबारा बड़ा रिस्क उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी ने सोच समझ के जिम्मेदारी दी है। तो कितनी बड़ी चुनौती निरहुआ के लिए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव और सामने गुड्डू जमाली, और गुड्डू जमाली का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजमगढ़ की अगर बात करें इन 5 सीटों पर अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, हर सीट पर बसपा 40-40 हजार के करीब वोट पाई है हर सीट पर। क्या कहना आप, निरहुआ के लिए कितनी बड़ी चुनौती, वो भी आपको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं प्रदीप जी। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि 2019 और 2022 में एक बुनियादी फर्क, वो ये कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, तो सीधी लड़ाई थी जी, और अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई थी उनकी मदद के लिए मायावती खड़ी। इस बार ऐसा नहीं, इस बार ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय संघर्ष है और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के लिए बाहरी उम्मीदवार जी। रामपुर में आजम खान ने अपने परिवार का मोह छोड़ दिया, लेकिन अखिलेश यादव अपने परिवार का मोह नहीं छोड़ा। किसी कार्यकर्ता को आजमगढ़ में टिकट नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है 19 की तुलना में निरहुआ जी की लड़ाई ज्यादा आसान है 22 में, और जिस तरह से वो लगातार यहाँ 2019 के बाद से, चुनाव के बाद से बने रहे हैं, तो उनका रेपो धर्मेंद्र यादव की तुलना में आजमगढ़ के लोगों से बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है संभावना ज्यादा है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। बिल्कुल। तो निरहुआ जी, आपने प्रदीप सिंह जी की राय आपने सुनी, यानी वो आपको कह रहे हैं कि आपके लिए जंग तो है, लेकिन हाँ इस बार जंग थोड़ी आसान हो सकती है। खैर बाकी चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन आखिर में क्या कहना चाहिए अपने सुरीले अंदाज में आजमगढ़ की जनता से और हम लोगों से, इस चुनौती को सुरीले अंदाज में निरहुआ कैसे देखते हैं आखिर में, संक्षेप में? जी, मैं 2 लाइन में ही कहना चाहूंगा कि आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। बस इतना ही कहूँगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं निरहुआ जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाला एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार इस चुनाव में आपसे बातचीत होती रहेगी। जनता की बात आप तक, आपकी बात जनता तक हम इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निरहुआ हमारे साथ याद थे, जो कि उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई आसान है उनके लिए। और इस वक्त हमारे साथ गुड्डू जमाली जी भी मौजूद हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में। गुड्डू जमाली साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। धन्यवाद, थैंक यू जी। गुड्डू जमाली जी, किस तरह से देखते हैं आप इस चुनौती को? भी हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ थे, हालांकि उन्होंने आपके बारे में कहा कि जाहिर सी बात है इस बार टक्कर आप भी अच्छी देंगे, ये बात उन्होंने भी कही, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? धर्मेंद्र यादव और निरहुआ आपके सामने हैं। धर्मेंद्र यादव इतने बड़े सियासी परिवार से, निरहुआ के पास अपना अदाकारी का भी ग्लैमर है, पार्टी बीजेपी है, किस तरह से आप देखते हैं? पहले तो मैं आपको दो पार्ट में जवाब दूंगा। जैसे आपने कहा कि धर्मेंद्र यादव जी जो है बहुत बड़े सियासी परिवार से होंगे, तो ऑफकोर्स होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल स्टेचर है, मेरा स्टेचर उनसे कम नहीं है। मैं भी 2 बार विधायक रहा हूँ और अपने दल का फ्लोर लीडर भी रहा हूँ, और उनसे कम पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ना उनसे कम मैं सक्षम हूँ, बल्कि उनसे ज़्यादा सक्षम हूँ। और जहाँ तक रही उस परिवार की बात, ये आप यकीन करिए कि वो 100% हारेंगे, बियॉन्ड एनी डाउट उनको हारना ही है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता इस बात को बर्दाश्त करने वाली नहीं है कि इन लोगों ने जो इस ज़मीन को आजमगढ़ की, ये बड़ी बहुत ही इसका एक इतिहास रहा, ये बड़ी क्रांतिकारी जिला है। ये यहाँ पे ये नहीं चलने वाला है कि ये कोई जायदाद नहीं है कि एक के बाद वो जिसको चाहे भेज दें और आजमगढ़ के लोग उन्हें वोट करेंगे। आप इस बात पर यकीन करिए कि 200% वो हारेंगे। अब दूसरा पार्ट इसका आता है कि निरहुआ जी ने जो कहा कि वो भी अच्छा लड़ेंगे, ऐसा नहीं है।
मैं ही जीतूंगा। जी वो भी बाहर से आए हुए हैं और ठीक है उन्होंने अपनी बातें गिनाई हैं, लेकिन उनको भी हारना ही है। ये अलग बात है कि वो दूसरे नंबर पे है, क्योंकि उन्होंने एक गाना सुनाया ना आपको जी। कि वो अखिलेश हुए पर आए और निरहुआ डटल जी। रहे। तो मैं गाने में तो नहीं इस बात को गा सकता, क्योंकि वो काबिलियत मेरे पास नहीं है, वो ऊपर वाले ने वो गुण मुझे नहीं दिया है। लेकिन प्लेन वर्ड में मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इस जिले में लोगों के यहाँ के, चाहे वो विकास की बात रही हो, चाहे किसी दुख दर्द की बात रही हो, क्षेत्रीय समस्या की बात रही हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई डटा रहता है तो वो नाम है गुड्डू जमाली। जी गुड्डू जमाली साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक सवाल मैं आपसे और लूंगा। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी, और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि बहुत लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़े करीब से देखने का। प्रदीप जी, गुड्डू जमाली साहब ने आज जो बात कही, मुझे लगता है कि ये आजमगढ़ की चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर ऐसा नैरेटिव बनता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि आजमगढ़ का एक तरह से कि धरती पुत्र तो मैं हूं, कि धर्मेंद्र यादव भी बाहर से आए, निरहुआ भी आए, लेकिन और वो कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा वहीं रहता हूं। और मैंने जिक्र किया था विधानसभा चुनाव का। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, हर सीट पर, इन 5 सीटों पर बसपा को लगभग 40-40 हजार वोट तो मिला ही मिला है। किस तरह से देखते हैं जमाली साहब जो दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, जमाली साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे उनकी बात में दम लगता है। ये बात तो सही है कि गुड्डू जमाली का नाम आजमगढ़ में जाना जाता है जी। अब वो चुनाव में क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी बात में मुझे ये दम लगता है कि लड़ाई सीधी बसपा और भाजपा में आखिरकार होगी। धर्मेंद्र यादव इन दोनों की तुलना में कमजोर कैंडिडेट नजर आ रहा है। लेकिन भाई फिर मैं कह रहा हूं कि चुनाव के बारे में कुछ पता नहीं, जनता का परसेप्शन किसके बारे में क्या बनता है, इस पर चुनाव तय होते हैं। कई बार अच्छे प्रत्याशी हार जाते हैं, कमजोर प्रत्याशी जीत जाते हैं। तो मैं चुनाव की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि ये चुनाव, इस लड़ाई जो है वो बीजेपी और बीएसपी के बीच। ठीक है, गुड्डू जमाली साहब आपके पास आऊंगा। गुड्डू जमाली साहब, क्या ये माना जाए कि आप इस पूरे चुनाव को इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धरती पुत्र और बाहरियों के बीच का चुनाव है? क्या ये माना जाए गुड्डू जमाली साहब? देखिए आप मुझ पर यकीन करिए, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता पब्लिकली। ये सीट पे अगर ये डर ना होता तो यहाँ से डिम्पल जी लड़ती जी। और ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल जान चुकी है कि ये सीट उसको हारना है। उनका नेतृत्व जानता है। ये तो धर्मेंद्र जी को शहीद करने के लिए भेजा है उन्होंने यहाँ पे। ही नोज द फैक्ट दे आर गोइंग टू लूज दिस सीट। अब इसीलिए उन्होंने अपनी पत्री का कैंडिडेचर यहाँ से विड्रा कर लिया। लेकिन जो आपने शुरू में कहा था कि इनकी ग्रीड इतनी ज्यादा है कि ये अपने पंजे गड़ा लेते हैं, तो ये समझते हैं कि ये जायदाद है मेरी, कि मैं रहूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा। आजमगढ़ की जनता इसको कभी भी, आप देखिएगा, इसको रिजेक्ट कर देगी और बुरी तरीके से ये मुंह दिखाएंगे। और जहां तक रही बीजेपी की बात, वो मैं कुछ नहीं कहता। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री हूँ कि चुनाव में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि चूंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, लोगों के दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहता हूँ, लोग मुझे अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। हम लोग इसी जिले में खेल के बड़े हुए और आज 50 साल उम्र हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ का पूरी जनता, जो एक सर्व समाज, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति की बात मैं नहीं करता, ना मैं अगड़े पिछड़े करता, यहाँ सबका आशीर्वाद जिस तरह से मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव मैं आसानी से जीत जाऊँ। ठीक है, तो गुड्डू जमाली जी, आप ये बताइए कि आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, बीजेपी से या सपा से? बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात आपको बता रहा हूं कि बीजेपी ही लड़ेगी, सपा तीसरे पे जाएगी। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे भी लूंगा कि गुड्डू जमाली साहब ने जो बात कही, तो उनका तो कहना है कि आजमगढ़ वोकल फॉर लोकल हो जाएगा। कह रहे हैं मैं लोकल हूं, यानी धरती पुत्र का मुद्दा इन्होंने पहले ही दिन छोड़ दिया है, छेड़ दिया है। और चुनावों में नैरेटिव भले ही वोटों में तब्दील ना हो, लेकिन एक दिशा तो जरूर बनाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर इस मुद्दे को वो लोगों तक ले जा पाए, लोग इससे कन्विंस हो गए, तो निश्चित रूप से उनके लिए एडवांटेजियस होगा, ये फायदे का होगा। लेकिन फिर बात वही है कि चुनाव का नतीजा तो वोटर ही तय करेगा।
बिल्कुल गुड्डू जमाली साहब, बड़ा छोटा सा सवाल आखिर में। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को हमेशा अपना गढ़ कहती रही है, नेताजी अखिलेश यादव और सपा ने लगातार अच्छी जीत भी यहां पर दर्ज की है, तो इस गढ़ को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आप देखिए, हकीकत तो जमीन की आप भी जानते हैं कि सपा के साथ चलने वाले लोग यहां पर बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी सपा के साथ चले। आखिरी सवाल आपसे। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ जी। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। पिछली बार जब मुबारकपुर में विधानसभा हो रहा था जी, तो आप वहाँ का अभी नेट पे जाके देख लीजिए। मैं 15 दिन में चुनाव लड़ा था और मैं लगभग 37,000 वोट पाया था। मैं वो अलग बात है कि मुझे ज़्यादा एक ही समाज का वोट मिला था, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। जो मेजॉरिटी एरिया थे मुस्लिम बेल्ट के, वहाँ सब जगह मैंने इनको हरा दिया था। और मैं आज आपको बताऊं कि मैं एक स्ट्रांग पार्टी बेस से हूं, बीएसपी से, जिसका यहाँ पे जैसे आपने कहा ना लगभग 40,000, 2,38,000 वोट, 2,28,000 वोट ऑन रिकॉर्ड नेट पे मौजूद है। तो ये बेस है मेरा, इसमें वोट बढ़ना है, कम नहीं होना। और एक आखिरी जवाब दे दूं, मेरा नाम गुड्डू जमाली है। मैं विपरीत स्थितियों में ही लड़ता हूँ और इसी विपरीत स्थितियों में इनका गढ़ तोड़ के इनका घमंड भी तोड़ना है। जी गुड्डू जमाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच एबीपी गंगा से बात करने के लिए। आपको भी शुभकामनाएं। चुनाव है, जाहिर सी बात है, लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उपचुनाव में लगातार प्रदीप जी आपसे भी बात होती रहेगी, क्योंकि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि नामांकन के दिन जिस तरह से आखिरी दिन जो बड़े नाटकीय ढंग से सपा ने अपने प्रत्याशी सामने लेकर आए, उससे चुनाव और दिलचस्प हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।